जय हिंद दोस्तों। आइए सेकेंड 97-96 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, यानी कि कल इसकी पुण्यतिथि थी दोस्तों, यानी कि 13 अप्रैल को। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है, जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी और जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए। जो ऐसे बच जाते थे उनको वो क्या करते थे, वो लोग उसमें वहाँ पे कुआं था जिसमें वो कूद करके अपनी जानें दे देते थे। दोस्तों, अंग्रेज थे, वो अंग्रेज़ों की गोली से बचने के लिए अनेक लोग मौजूद कुएं में कूद जाते थे, जो अभी हम बताए हैं। इसके कारण भी अनेक लोग इस कुख्यात घटना के दौरान मारे गए थे। यह घटना भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो पृष्ठभूमि थी उसकी हम बात करते हैं। जब रोलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हमारे देश के जो नागरिक थे, 9 अप्रैल 1919 को राष्ट्रवादी नेताओं जैसे सैफुद्दीन किचलू हो गए और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके बचाव में ये सब काम या इस तरह के काम किए जा रहे थे। तो आप बता दें कि परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि बड़ा वर्ग दलितों को उठा लिए थे तब। तो फिर हुआ क्या था कि दोस्तों, इसमें 10 अप्रैल 1919 को लोग सत्याग्रहियों पर गोली चलवाने और राष्ट्रवादी नेताओं को जबरन पंजाब से बाहर भेजने का विरोध करने लगे थे। कौन? भारतीय जो हमारे देश के जो शुभचिंतक थे, हमारे देश के जो नागरिक थे, वो जलियांवाले बाग में इकट्ठे होकर के उन लोगों को बचाने के लिए जो हमारे सत्याग्रही थे उन पर गोली जो चलाए थे उनको, और जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे जिनको जबरन पंजाब से कहीं और बाहर भेजा जाता था भेजने के लिए, उसका विरोध करने के लिए इन्होंने वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। अब बात करते हैं, अगर देखिए यह विरोध हिंसक कब हुआ, जो हो गया इस हिंसा के दौरान कुछ अंग्रेज भी मारे गए थे। लेकिन इसमें मारे तो गए थे अंग्रेज, जब भाई गलती करोगे तो मार खाओगे ही। लेकिन उसके बाद देखिए घटनाक्रम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो घटनाक्रम है, इस उपद्रव को शांत करने के लिए इस क्षेत्र में मार्शल कानून लागू किया गया था। इस स्थिति से निपटने और की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश सैन्यकारी जो जनरल डायर था, यही हरामखोर था, सॉरी, लेकिन गाली तो देंगे क्योंकि इसी ने हमारे देश में जलियांवाला हत्याकांड वाला कार्य में लिप्त था। पूरी रची गढ़ी कहानी इसी का था। ये ऐसा इंसान था दोस्तों कि जब यहाँ से कांड किया तो इसको तो यहाँ से निरस्त करके इसको इंग्लैंड भेज दिया गया। लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद इसको, जैसे हमारे यहाँ कोई विजयी होकर के आता है तो उसका सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार इसका जो जनरल डायर था, इसका इंग्लैंड में सम्मान किया गया था। जैसे पोर्ट से उतरा, जहाज़ से उतरा, इसका सम्मान किया गया, फूलमाला से इसका सम्मान किया गया। तो लेकिन आगे देखते हैं अब कि क्या हुआ कि डायर ने 13 अप्रैल डायर जो था 13 अप्रैल 1919 को घोषणा जारी कहा कि बिना पास के शहर बाहर न छोड़ें और 3 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते थे। अब देखिए, 3 लोग एक साथ कहीं नहीं जा सकते थे। ठीक, अब जाना है तो अकेले जाइए। अभी किसी को तबीयत खराब हो गया, कहीं जाना है तो अब अकेले जाएगा वो। ऐसे कानून बना करके अंग्रेज रखे थे। 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन डायर की घोषणा से अनजान लोगों का एक समूह वैसाखी मनाने के लिए अमृतसर के जो जलियांवाला बाग स्थान है वहाँ पे एकत्रित हुए। इस स्थल पर कुछ स्थानीय नेताओं ने भी विरोध सभा का आयोजन किया था। अब बताइए, विरोध सभा का आयोजन किया था। उसमें हुआ क्या कि इस दौरान विरोध प्रदर्शन और
त्यौहार का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इस अवसर पर रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट अधिनियम की समाप्ति संबंधी और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा संबंधी दस्तावेज प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना मान करके वो क्या किया कि चेतावनी दी और जमा लोगों पर गोलियां चलवाने लगा। जो लोग वहां से निकासी का सिर्फ एक ही मार्ग था, जो जिस दरवाजे पे वो अंग्रेज खड़े थे जहाँ से गोली चला रहे थे, बस वही मार्ग था, वही रास्ता था जहाँ से लोग निकल करके बाहर चले जाते थे। लेकिन आपको हम बता दें दोस्तों, अगर इनके पास अगर ये हथियार नहीं रहा होता ना, जैसे बंदूक हो गया, ये सब चीज़ नहीं रहा होता, तो मैं 100% श्योर हूँ कि इन लोगों को तो अंग्रेज़ों को तो थप्पड़ मार करके हमारे भारतीय सुधार दिए होते वहाँ पे जलियांवाले बाग में। लेकिन बात ये था कि दरवाज़ा भी एक था और इनके हाथ में हथियार भी था, समझ गए। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए इस नियम के दमन के कारण लगभग 1000 लोग मारे गए थे। इस दौरान मरने वाले में युवा, महिलाएं, वृद्ध और बच्चे भी शामिल थे। इस निर्जन व ख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश सन्न रह गया। पूरा देश में सनसनीखेज मच गया कि अंग्रेज़ों ने पूजा या अपना त्यौहार मनाते समय लोगों पर इस तरह से गोलियां बरसा दी, जिधर से निकलने का भी रास्ता नहीं था। वो लोग उसी में दम तोड़ दिए। कुछ लोग वहाँ पे तो ऑन स्पॉट मर गए, लेकिन कुछ लोग कुएं में कूद करके जान दे दिए। ऐसे कार्य किए थे अंग्रेज, किसको क्या बोला जाएगा। यह एक हिंसक जानवर द्वारा अपने शिकार के प्रति की जाने वाली क्रूरता से भी अधिक दर्दनाक कृत्य था। बताइए, हमारा संपूर्ण देश में इस बर्बर हत्याकांड की निंदा की गई थी, पूरे भारत में। अब देखिए यही लिखा हुआ है, यही है कि कितने लोग मरे थे, क्या था, कैसे था। पुराना अखबार है ये पुराना अखबार है, इसमें कैसे पूरा लिखा हुआ, लेकिन दिख नहीं रहा है, नहीं तो हम आपको पढ़ के ज़रूर बताते। ये देखिए मार रहे हैं सब। इतने निर्लज्ज है सब अंग्रेज थे कि भारतीय लोगों को, बताइए, अपने जूते के नोक पे रखते थे। लेकिन अब करके दिखाएं, थप्पड़ मार के नालायकों को सुधार दिया जाएगा। चलिए देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम क्या निकले और इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया क्या निकला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य शंकर राम नागर ने कार्यकारिणी इससे इस्तीफा दे दिया। अच्छा किए, वही इस्तीफा नहीं दे दिए, ठीक किए। उन सबको तो कूटना चाहिए था वहीं पर अच्छे से, लेकिन एकता तो नहीं थी भारत में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी, जो अब भी नहीं है, एकता की कमी थी। इस कुख्यात हत्याकांड की घटना से पहले तक तो सभी स्थानों पर सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जा रहा था, लेकिन इस हत्याकांड के बाद देश के अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का परित्याग कर दिया और हिंसा का मार्ग अपना लिया। अच्छा किए, तभी तो कूटना चाहिए था। इन समूह का हथियार छीन करके उन्हीं समूह को उसी से धून देना चाहिए था। इसके चलते गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा कर दी, क्योंकि गांधी जी का मत था कि सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अब गांधी जी भी क्या करें, मजबूर थे। वो चाहते थे कि हिंसा न हो, और तो ये क्या बताया जाए, देश में गांधी जी जैसे लोग थे और बहुत कुछ था। देखिए, इतिहासकार जो एपीजे टेलर ने जलियांवाला हत्याकांड की घटना के विषय में लिखा है कि जलियांवाला बाग संहार भारतीय इतिहास में एक ऐसा निर्णायक मोड़ था कि इसके बाद भारत के लोग ब्रिटिश शासन से अलग हो गए थे। बताइए, इस कुख्यात हत्याकांड के बाद राष्ट्रवादी क्रांतिकारी उधम सिंह
ने इसके लिए जिम्मेदार अंग्रेजी अधिकारी से बदला लेना के लिए अपने आप को मजबूत किया या उसको मारना ठान लिया। अब देखिए उन्होंने अपना नाम बदल कर कौन अपना नाम बदल कर देखिए नाम बदल करके राम मोहन सिंह उधम सिंह राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया। वास्तव में 1919 में हुए पंजाब में विरोध प्रदर्शन को निर्मम तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओ डायर ने कुचला था कि किस अंग्रेज अधिकारी से बदला लेने के लिए उधम सिंह ने ब्रिटेन चले गए थे। ये जो था ना, ये है जनरल जो डायर है, इससे बदला लेने के लिए उधम सिंह नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख करके ब्रिटेन चले गए। वहाँ पर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डायर की हत्या कर दी। इस अपराध के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1940 में उधम सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी दे दी। वर्ष 1974 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियों को भारत लाया गया। अब देखिए कब लाया गया, 1940 में भारत उधम सिंह को फांसी दी गई और 1974 में भारत सरकार द्वारा बताइए इनकी अस्थियों को भारत लाया गया। कितने साल हो गया, 34 साल बाद लाया गया, बताइए। उसके पहले का सरकार सो रही थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की अगर बात करते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड विभक्त घटना की जांच करने के लिए तत्कालीन भारत सचिव एडविन माउंटेग्यू ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया। इसलिए इशारों को प्रचलित रूप से हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। 14 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए गए आयोग की आधिकारिक नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी था। इस आयोग का मूल उद्देश्य था बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में घटित हुए हिंसक घटनाओं के कारणों को पड़ताल करना और उनमें निपटने के उपाय को सुलझाना। अब देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित आयोग में 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। इस आयोग में शामिल 3 भारतीय कौन कौन थे? बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति थे और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सर चिमन लाल हीरालाल शीतलवाड़ थे। संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के सदस्य और अधिवक्ता पंडित जगत नारायण, ग्वालियर के राज्य की अधिवक्ता सदन सरदार साहिबजादा सुल्ताना अहमद खान थे। अब देखिए जो ये तीनों लोग थे ना, ये तीनों सरकार के चट्टे बट्टे थे, मतलब कि तीनों सरकार से मिले जुले थे। हंटर आयोग ब्रिटिश सरकार को अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें डायर के कृत्य की निंदा तो की थी, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार की दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई के अनुशंसा नहीं की थी। आपसे बोले हैं ना कि जो तीनों थे भारतीय थे, भले ही भारतीय थे तीनों जो इस आयोग में थे, हंटर आयोग में सदस्य, लेकिन ये तीनों उस सरकार के ही नामित थे। जो सरकार चाहती थी वही इन्होंने किया। बताइए। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम इंडेमनिटी एक्ट भी पारित किया। इस अधिनियम को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया। मोतीलाल नेहरू सहित अन्य नेताओं ने इस अधिनियम की कड़ी आलोचना किया था। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या था उसके बारे में देखते हैं। इस हत्याकांड की जांच करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने स्तर पर एक गैर सरकारी समिति की गठन की थी। इसमें गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, आर जयशंकर, CR दास, अब्बास तैयब जी शामिल थे। कांग्रेस ने डायर के कृत्य को अमानवीय कहा और
पंजाब मार्शल कानून को भी तर्क असंगत माना। अब बताइए, इतने गलत काम किए थे अंग्रेज, इन सबों को कौन माफ़ी देगा? सबसे पहले तो हम तो कह रहे हैं कि अगर उसी समय, लेकिन बात ये था कि हम लोगों में एकता नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये है, एकता नहीं थी। एकता नहीं थी हम लोगों में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। एकता रही होती तो आज 1885 में उसी समय हमारा भारत आज़ाद हो गया था देश। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखें, धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए से कभी 9796 है। जय हिंद, जय भारत।